कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब भी हो सकती है जो घोर निराशा के दौर में लिखी गई, लेकिन आज भी इतने दशकों बाद भी उसे सफलता का ब्लूप्रिंट माना जाता है? जी हाँ, वो किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास और पावरफुल बनाता है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। साल था 1937। पूरी दुनिया महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में थी। चारों तरफ बस निराशा थी, गरीबी थी। और ठीक उसी माहौल में एक किताब आती है जो लोगों को सिर्फ उम्मीद नहीं देती, बल्कि अमीर बनने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। यही वो बैकग्राउंड है जिसमें ये किताब लिखी गई थी। तो आज हम इस किताब के पूरे सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे और किन हालात में बनी, इसके पीछे की 20 साल लंबी रिसर्च क्या थी, इसके मूल विचार क्या हैं और वो कौन से 13 सिद्धांत हैं जिन्होंने सच में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं किताब के जन्म से। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े संकट के समय में पैदा हुई एक क्रांति थी। और सच तो यह है कि इसका जो मुश्किल समय था वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। और हाँ, ये कोई रातों रात लिखी गई किताब नहीं थी। नेपोलियन हिल ने अपना रिसर्च का काम 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में ही कर दिया था। मतलब दशकों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी ये किताब ठीक उस समय पब्लिश हुई जब दुनिया को इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सवाल यह है कि इस किताब के पीछे था क्या? ये सिर्फ नेपोलियन हिल के अपने विचार नहीं थे। नहीं, ये तो 20 साल की एक बहुत लंबी और कह सकते हैं एक अविश्वसनीय खोज का नतीजा था। 20 साल से भी ज्यादा। सोचिए जरा, किसी ने अपनी जिंदगी के 2 दशक यानी 20 साल सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए कि आखिर कामयाब लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। यही जुनून इस किताब की जान है। और इस रिसर्च में उन्होंने सीखा किससे? अपने जमाने के सबसे बड़े दिग्गजों से, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों से। हिल ने सीधे उन लोगों से ज्ञान लिया जिन्होंने सच में दुनिया बदली थी। इसीलिए तो ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि सफलता का प्रैक्टिकल निचोड़ है। तो इस सारी खोजबीन, इतने सारे इंटरव्यूज का सार क्या निकला? एक ऐसा सच जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला था कि सफलता पैसे, मौके या अच्छी किस्मत से नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज से शुरू होती है, और वो है हमारे विचारों की शक्ति। हिल ने इसे नाम दिया सफलता का दर्शन। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये है कि असली कामयाबी बाहर की दुनिया में बाद में, पहले हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। हमारी विचार, हमारा विश्वास और फिर उस पर लिया गया एक्शन, बस यही है सक्सेस का असली फॉर्मूला। पता है, ये आइडिया उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा और क्रांतिकारी था। हम सब हमेशा कड़ी मेहनत की बात करते हैं ना, लेकिन हिल ने कहा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर काबू पाना मेहनत करने जितना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपनी सोच को कंट्रोल करे कैसे, अपनी मानसिकता को बदले कैसे? इसी का जवाब छिपा है हिल के मशहूर 13 सिद्धांतों में। ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि अपने विचारों को हकीकत में कैसे बदला जाए। 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से सफलता का पूरा कोड है। हिल ने ऐसे 13 कदम बताए हैं जिन्हें कोई भी सीखकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। जैसे कि सबसे पहला कदम है इच्छा, मतलब किसी चीज को पाने की जबरदस्त जलती हुई चाहत। फिर आता है विश्वास, यानी ये पक्का यकीन कि हाँ, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। और फिर है संगठित योजना, मतलब उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस प्लान बनाना। और ऐसे ही ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये किताब आज कहाँ खड़ी है। लगभग 1 सदी गुजरने के बाद भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है, बल्कि सच कहूँ तो और भी गहरा हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ग्लोबल ग्रे ई-बुक्स ने इसे कितने सही शब्दों में कहा है। यह स्व-सहायता साहित्य की आधारशिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं या मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, उन सब की जड़ें कहीं ना कहीं थिंक एंड ग्रो रिच से ही जुड़ी हैं। और इसका असर हम आज भी अपने आसपास हर जगह देखते हैं। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा कल्चर है, उसकी नींव इसी किताब ने रखी। हम जो गोल सेटिंग के तरीके अपनाते हैं, उनका आधार भी यही सिद्धांत है।
और सबसे बड़ी बात, ये किताब आज भी दुनिया भर में लोगों को आत्मविश्वास दे रही है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक मूल विचार पर वापस आते हैं। अगर नेपोलियन हिल सही थे और वाकई हमारे विचार ही हमारी दुनिया को बनाते हैं, तो जरा सोचिए हमारी अपनी मानसिकता में कितनी ज्यादा शक्ति छिपी हुई है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस किताब को जरा सोचिए, 1937 का दौर है। पूरी दुनिया में ना आर्थिक तबाही मची हुई है। हाँ, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। बहुत ही भयानक समय था वो। बिल्कुल, बैंक एक एक करके डूब रहे हैं, लोगों के व्यापार ठप पड़ गए हैं और मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अगले वक्त की रोटी तक का कोई इंतजाम नहीं है। सही बात है। इंसान उस वक्त सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी उम्मीद भी खो चुका था। हाँ, उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और ठीक ऐसे अंधकार में टाइम में एक किताब आती है जो ये दावा करती है कि अमीर बनने का राज आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। एकदम सही। हम लोग अक्सर सफलता को ना सिर्फ पसीने या अनगिनत घंटों की मेहनत से जोड़कर देखते हैं, जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो कि बाहरी मेहनत बराबर सफलता। हाँ, हमें लगता है बस हार्डवर्क ही सब कुछ है। राइट। लेकिन आज हम जिस स्रोत यानी सोर्स पर बात कर रहे हैं ना, वो इस पूरी सोच को बिल्कुल जड़ से पलट देता है। और ये सोर्स वाकई बहुत दिलचस्प है। हम आज नेपोलियन हिल की बहुत ही क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के एक डिटेल्ड विवरण पर डीप डाइव कर रहे हैं। हाँ, और ये विवरण हमें कहाँ से मिला है, उसके बारे में भी एक बहुत ही खास बात है। बिल्कुल, ये हमें ग्लोबल ग्रे ई बुक्स नाम की एक वेबसाइट से मिला है। और इस डिस्कशन का हमारा मिशन सिर्फ इस पुरानी किताब की समरी निकालना नहीं है। तो क्या मिशन है हमारा आज? मिशन ये समझना है कि कैसे इस एक किताब ने आज के पूरे मॉडर्न पॉजिटिव थिंकिंग और गोल सेटिंग कल्चर की नींव रखी। कैसे इसने लोगों को बताया कि सफलता का साइकोलॉजी सिर्फ बाहरी हालात पर नहीं बल्कि आपके इंटरनल माइंडसेट पर निर्भर करता है। हाँ, और इस कहानी का जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला हिस्सा मुझे लगता है वो है इस किताब के पीछे की गई रिसर्च। ओ, रिसर्च तो कमाल की थी इसकी, है ना? सोर्स साफ तौर पर बताता है कि नेपोलियन हिल ने ये किताब कोई रातों रात बैठकर नहीं लिख दी थी। इसके पीछे 20 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत थी। 20 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत के जो सबसे सफल लोग थे ना, उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर्स, हाँ। उन सबका इंटरव्यू लिया, जैसे एंड्रू कार्नेगी हो गए, हाँ। हेनरी फोर्ड या थॉमस एडिसन। हाँ, ये तो वो नाम है जिन्होंने उस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। सही कहा। तो हिल ने इन सभी दिग्गजों के साथ समय बिताया ताकि उनकी सफलता की आदतों को एक जगह जमा किया जा सके। अगर हम इस 20 साल की रिसर्च के महत्व को समझे ना, हाँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अनोखा प्रयोग था। वो कैसे? क्योंकि उस समय तक सफलता को या तो पुश्तैनी दौलत का नतीजा माना जाता था या फिर किस्मत का खेल। लोग सोचते थे कि अमीर घर में पैदा हुए तो अमीर हैं। हाँ, किस्मत अच्छी है तो सफल हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन हिल का ये जो शोध था वो एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर आया। वो ये साबित करना चाहते थे कि थॉमस एडिसन या हेनरी फोर्ड की सफलता कोई संयोग या लक नहीं है। मतलब उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। हाँ, उनके सोचने के तरीके, उनके चुनौतियों का सामना करने की स्ट्रैटेजी और उनके फैसलों के पीछे एक क्लियरली डिफाइंड पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जिसे अगर डिकोड कर लिया जाए तो कोई भी आम इंसान उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। अरे वाह! इस बात को अगर मैं आज के हिसाब से देखूं, एक एनालॉजी दूं, तो ये एक बहुत ही अजीब और अनोखी स्थिति बनती है। किस तरह की एनालॉजी? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान आज के टाइम में लगातार 2 दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े टेक बिलियनियर्स, स्पेस इनोवेटर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ उनके घरों में और ऑफिस में वक्त बिताएं। हाँ, और उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करें। बिल्कुल, उनके हर छोटे बड़े फैसले को एनालाइज करें, ये देखें कि वो क्राइसिस के टाइम कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर उस पूरे सीक्रेट कोड को एक मैनुअल के रूप में आम जनता के लिए छाप दें। ये एनालॉजी इस रिसर्च की डेप्थ को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। और इस मैनुअल ने जो सबसे बड़ा निष्कर्ष दिया ना, वो यही था कि इंसान की सफलता इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि वो अपने विचारों को कैसे मैनेज करता है। हाँ, पर यहाँ मेरे दिमाग में ना एक बड़ा सवाल आता है और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचना जरूरी है। बोलिए, क्या सवाल है? सोर्स कहता है कि इस किताब ने उस अनसर्टेनिटी वाले दौर में लोगों को उम्मीद और सही दिशा दी, लेकिन
जरा 1937 के उस दौर की कल्पना कीजिए। हाँ, जब लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वही ना, कारखाने बंद पड़े थे। तो ऐसे टाइम में कार्नेगी और फोर्ड जैसे अरबपतियों की ये अमीर बनने वाली फिलॉसफी एक आम आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है उसको कैसे उम्मीद दे सकती थी? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मतलब क्या भूखे पेट सोने वाले इंसान को थिंक एंड ग्रो रिच का पाठ पढ़ाना उस समय के हालात को देखते हुए थोड़ा असंवेदनशील या हवा हवाई नहीं लगता? देखिए, पहली नज़र में ये बात वाकई थोड़ी इंसेंसिटिव लग सकती है, लेकिन अगर हम इस सोर्स के साइकोलॉजिकल एंगल की गहराई में जाएं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, वो क्या है? ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, वो सिर्फ पैसों का नहीं था। लोगों ने अपनी सेंस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की भावना खो दी थी। हाँ, उन्हें लगने लगा होगा कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। एकदम सही। उन्हें महसूस हुआ कि इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट या नौकरियों पर उनका कोई जोर नहीं चलता। ऐसे वक्त में नेपोलियन हिल का संदेश सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं था। तो उनका असल संदेश क्या था? उनका बेसिक मैसेज ये था कि जब बाहर की दुनिया पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब भी एक जगह ऐसी है जहां आपका पूरा कंट्रोल चलता है, और वो है आपका अपना दिमाग। ओह वाह, ये तो बहुत डीप बात है। हाँ, ये किताब दरअसल उस समय लोगों को उनका इंटरनल कंट्रोल वापस दे रही थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सर्वाइवल की एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। जब हम बाहर कुछ नहीं बदल सकते तो हम अपने अंदर की स्थिति को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। सोर्स भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि वेल्थ जमा करने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट ही काफी नहीं है, माइंडसेट पर महारत हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, इसमें विचारों की ताकत और गहरे विश्वास की बात की गई है। निरंतर कार्रवाई यानी परसिस्टेंट एक्शन का कॉम्बिनेशन। अब इस विचारों की ताकत वाले हिस्से पर मैं थोड़ा आपसे काउंटर सवाल करना चाहूंगा। जरूर पूछे। क्योंकि देखिए, आजकल इंटरनेट पर जो सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता है ना, उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। हाँ, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली यार। अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो सब कह रहे हो कि बस आंखें बंद करो, अपनी मनचाही लग्जरी कार के बारे में गहराई से सोचो, यूनिवर्स को मैसेज भेजो और अगले दिन वो गाड़ी जादू से आपके गैराज में खड़ी होगी। हाँ, ये आजकल का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। वही तो, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ सोचने को ही एक्शन मान लिया गया है, लेकिन इस सोर्स में तो परसिस्टेंट एक्शन का साफ जिक्र है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिर्फ सोचने से कोई जादू नहीं होता, बल्कि विचार तो दरअसल वो फ्यूल हैं जो उस निरंतर एक्शन को पैदा करते हैं? आपने मॉडर्न सेल्फ हेल्प की सबसे बड़ी गलतफहमी को बिल्कुल सही पकड़ा है। जो लोग ये मानते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ बैठकर सोचने के बारे में है, उन्होंने शायद किताब के उस हिस्से को पढ़ा ही नहीं जहां एक्चुअल एक्शन की बात की गई है। हाँ, लोगों ने आधी बात ही सुनी है शायद। सही कहा। साइकोलॉजी के नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे विचार और हमारे जो डीप बिलीफ्स होते हैं वो हमारे देखने के नजरिए को तय करते हैं। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव बदलते हैं। बिल्कुल। जब आप दृढ़ता से किसी लक्ष्य पर विश्वास करते हैं ना, तो आपका दिमाग उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले इग्नोर कर रहा था। ओह अच्छा, तो दिमाग एक रडार की तरह काम करने लगता है। सही कहा। विचार अपने आप में कोई जादू नहीं करते, बल्कि वो आपके बिहेवियर, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी एनर्जी को एक ही दिशा में फोकस कर देते हैं। और जब फेल होते हैं तब क्या होता है? वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। जब असफलता मिलती है तो यही विश्वास इंसान को हार मानने से रोकता है और उसे बार बार बिना थके कोशिश करने के लिए पुश करता है, जिसे किताब में परसिस्टेंट एक्शन कहा गया है। तो इसका मतलब विचार हो गया ईंधन यानी फ्यूल, और निरंतर एक्शन हो गया वो इंजन जो आपको मंजिल तक ले जाता है। क्या खूब कहा है आपने, बिल्कुल यही बात है। बिना इंजन के सिर्फ फ्यूल रखा हो तो किसी काम का नहीं, और बिना फ्यूल के इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। दोनों का होना जरूरी है। एकदम सही कंपैरिजन है ये। और मुझे लगता है इस पूरी प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन देने के लिए शायद नेपोलियन हिल ने उन 13 सिद्धांतों यानी 13 प्रिंसिपल्स का स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक स्टेप्स दिए थे। सोर्स में इन 13 में से 3 मेन प्रिंसिपल्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है। पहला है डिजायर यानी इच्छा, दूसरा है फेथ यानी विश्वास, और तीसरा है ऑर्गेनाइज प्लानिंग यानी संगठित योजना। और यही 3 प्रिंसिपल्स आज के टाइम में गोल सेटिंग कल्चर का बेस बन चुके हैं। पर ये तीनों काम कैसे करते हैं एक साथ? देखिए, ये तीनों हवा में उड़ते हुए अलग अलग आइडियाज नहीं हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसे आप एक चेन की तरह देख सकते हैं। चेन की तरह? मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए? हाँ,
क्योंकि कोई भी बड़ी अचीवमेंट बिना किसी स्ट्रॉन्ग डिजायर के तो शुरू होती ही नहीं है। लेकिन सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है ना, उस इच्छा के पूरा होने का एक अडिग विश्वास यानी फेथ भी होना चाहिए। और तीसरा स्टेप क्या है? और आखिर में उस फेथ को रियलिटी में बदलने के लिए एक बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत होती है। समझ गया। अगर मैं इस प्रोसेस को एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक लंबी रोड ट्रिप की तरह है। अच्छा, रोड ट्रिप? वो कैसे? मान लीजिए कि डिजायर या इच्छा वो खूबसूरत डेस्टिनेशन है जहां पहुंचने का आपका सपना है। ठीक है। फेथ या विश्वास वो फ्यूल या एनर्जी है जो आपको इस लंबी और थोड़ी मुश्किल यात्रा में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। हाँ, कार का इंजन चालू रखने के लिए। एकदम सही। लेकिन इन दोनों के होने के बाद भी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग उस रोड ट्रिप का एक्यूरेट जीपीएस या मैप है। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि बिना उस मैप के ना आपकी इच्छा चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो और आपके पास कितना भी फ्यूल क्यों ना हो, आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये जीपीएस वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और अगर हम हिस्ट्री के उन बड़े दिग्गजों को देखें ना जिनका हिल ने इंटरव्यू लिया था, तो वो सब इस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के मास्टर थे। अच्छा, जैसे कि थॉमस एडिसन। हाँ, थॉमस एडिसन ने सिर्फ ये डिजायर नहीं की थी कि दुनिया रोशन हो जाए, या सिर्फ फेथ के सहारे आराम से नहीं बैठे रहे। उन्होंने उन हजारों फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स की एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की थी। मतलब उन्हें पता था कि अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, उन्हें पता था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ और अब इसके आगे क्या करना है। हेनरी फोर्ड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने फैक्ट्री में जो असेंबली लाइन का सिस्टम बनाया था, वो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सब सुनकर ना मुझे अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है। क्या याद आ रहा है? आजकल जब हम बड़ी बड़ी टेक कंपनीज या स्टार्टअप्स के कॉर्पोरेट बोर्डरूम में जाते हैं तो वहां हमें बहुत भारी भरकम वर्ड सुनने को मिलते हैं, जैसे विजन बोर्ड हो गया या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसे हम केपीआईज कहते हैं, या फिर ओकेआरस यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। हाँ, आजकल तो हर कंपनी यही सब टर्म्स यूज करती है। वही ना, दरअसल प्लानिंग होती है, एम्प्लॉइज के टारगेट सेट किए जाते हैं। लेकिन आज इस सोच को एनालाइज करके ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज हैं ये दरअसल नेपोलियन हिल के उन्हीं 13 सिद्धांतों का बस एक नया पैकेज है। नया लेबल लगा दिया है पुरानी चीज पर। सही में हम अनजाने में आज भी पर्सनल ग्रोथ और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए उसी 1937 के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि थिंक एंड ग्रो रिच को एक क्लासिक माना जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और किसी भी गोल को अचीव करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी वही का वही है। बेसिक ह्यूमन नेचर तो नहीं बदलता ना? बिल्कुल नहीं। आज का जो ओकेआर है वो दरअसल हिल के ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का ही एक मॉडर्न वर्जन है। अपनी इच्छा को एक टारगेट में बदलना और फिर वहां तक पहुंचने का एक ब्लूप्रिंट रेडी करना, ये रूल कभी पुराना नहीं होता। वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। खैर, हमने इस किताब के महान प्रिंसिपल्स, विचारों की ताकत और सक्सेस के ब्लूप्रिंट पर तो काफी गहरी बात कर ली, लेकिन इस सोर्स का एक दूसरा हिस्सा भी है। हाँ, जो थोड़ा अलग स्टोरी बताता है। एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी। ये उस वेबसाइट की रियलिटी है जहां से हमने ये पूरी जानकारी निकाली है, और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जो किसी को भी ह्यूमन नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। आप ग्लोबल ग्रे बुक्स वाली बात कर रहे हैं ना? ये सच में नॉलेज की इस दुनिया का एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। ये पूरी समरी, जैसा कि हमने शुरू में बताया, ग्लोबल ग्रे ई बुक्स नाम के साइट से ली गई है। सोर्स कहता है कि ये साइट पब्लिक डोमेन क्लासिक्स को सेव करने और उन्हें आज के डिजिटल फॉर्मेट्स में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराने का काम करती है, जो कि एक बहुत ही नेक काम है। बिल्कुल नेक काम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात एक छोटे से नोट में छिपी थी। वो नोट क्या कहता है? उस साइट को चलाने वाला इंसान लिखता है कि मैं ग्लोबल ग्रे को पूरी तरह से अकेले चलाता हूं। पिछले हफ्ते लगभग 33,000 लोगों ने यहां से किताबें डाउनलोड की, लेकिन दान यानी डोनेट सिर्फ 8 लोगों ने किया। ये स्टैटिस्टिक्स तो सुनकर ही दुख होता है। एक हफ्ते में 33,000 डाउनलोड्स और सिर्फ 8 डोनेशंस। ये आज की डिजिटल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आईना है। ये एक बहुत ही शानदार लेकिन बहुत कड़वी विडंबना है। आप खुद सोचकर देखिए, जो किताब पूरी दुनिया को थिंक एंड ग्रो रिच सिखा रही है, जो लोगों को अमीर बनने और सफलता का रास्ता दिखा रही है, उसी किताब को फ्री में बांटने वाली साइट खुद अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। हाँ,
मतलब लोग वहां से किताब लेकर लखपति बनने के सपने देख रहे हैं। वही तो, लोग पढ़कर करोड़ों कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने अकेले मेहनत करके वो किताब उन तक पहुंचाई, उसकी मदद के लिए 33,000 में से सिर्फ 8 लोग आगे आए। अगर मैं इसको आज की स्टार्टअप की दुनिया की एनालॉजी से समझाऊं तो ये वैसा ही है। कैसा? जैसे आप किसी डेवलपर का फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करके $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर लें, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को रात भर जगकर कोड करने वाले उस अकेले इंसान को आप एक कप कॉफी तक ना पिलाएं। ये इंसानी साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है? ये सिचुएशन आज के इंफॉर्मेशन एज यानी सूचना युग की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सामने लाती है। इंटरनेट ने ना नॉलेज तक हमारी एक्सेस को बहुत आसान बना दिया है। हाँ, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। वही महान फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट और थिंकर्स की किताबें अब बस एक क्लिक दूर हैं। लेकिन इस अनलिमिटेड और फ्री एक्सेस ने हमारे अंदर नॉलेज की वैल्यू और उसकी प्राइस के बीच एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। लोग फ्री की चीज की कदर नहीं करते शायद। एग्जैक्टली। जब कोई चीज बिना पैसे दिए मिल जाती है तो ह्यूमन साइकोलॉजी अक्सर उसकी असली वैल्यू को कम समझने लगती है। हम उस फाइनल रिजल्ट को तो वैल्यू करते हैं, जैसे अमीर बनना या सक्सेसफुल होना, लेकिन उस फाउंडेशन का या उस इंसान की मेहनत की इज्जत नहीं करते जो सफलता को पॉसिबल बना रहा है। ये तो आपने बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन दिया है। हम उस सीढ़ी की परवाह ही नहीं करते जिस पर चढ़कर हम आसमान छूना चाहते हैं। एक तरफ हमारे पास नेपोलियन हिल की 20 साल की रिसर्च है, सफलता के 13 प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरी तरफ वो 33,000 के मुकाबले सिर्फ 8 डोनर्स का फिगर है। सही कहा। ये एक ऐसी मेंटालिटी दिखाता है जहां लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। जबकि सफलता की साइकोलॉजी में तो ये बेसिक रूल होना चाहिए कि आप वैल्यू के बदले वैल्यू चुकाएं। कोई भी इकोसिस्टम तभी चलता है ना जब उसमें दोनों तरफ से फ्लो हो। और सबसे आयरनी वाली बात तो ये है कि जो लोग इस किताब को फ्री में डाउनलोड करके बिना कुछ दिए निकल जाते हैं, उन्होंने शायद इस किताब का असली मैसेज समझा ही नहीं है। वो कैसे? क्योंकि सफलता सिर्फ अपने लिए चीज़ें इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी माइंडसेट बनाने के बारे में है जहां आप अपने आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आसपास के माहौल और सिस्टम को भी ग्रो करते हैं। 33,000 डाउनलोड्स ये बताते हैं कि लोगों में सफल होने की डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा है, पर वो फेथ और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मिसिंग है। हाँ, सिर्फ 8 डोनेशंस ये साफ करते हैं कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का विश्वास और सच में एक्शन लेने की क्षमता अभी भी बहुत कम लोगों में है। क्या कमाल का एनालिसिस किया है आपने इस पूरी बात का। चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो अलग अलग धागे हैं उनको हम एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी 1937 के उस अंधेरे दौर से जहां नेपोलियन हिल ने 20 साल की कड़ी मेहनत और दिग्गजों के एक्सपीरियंसेस को निचोड़कर दुनिया को एक नई दिशा दी थी। हाँ, हमने देखा कि कैसे सक्सेस पसीने और बाहरी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइकोलॉजी है। फिर हमने समझा कि कैसे विचारों, गहरे विश्वास और परसिस्टेंट एक्शन से बनी माइंडसेट असली गेम चेंजर होती है। कैसे डिजायर, फेथ और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर का बेस बने। और आखिर में हमने ग्लोबल ग्रे वेबसाइट का वो पैराडॉक्स भी डिस्कस किया जो हमें आज के डिजिटल एज में नॉलेज की असली वैल्यू को पहचानने की चैलेंज देता है। सही में ये कहानी हमें सिर्फ एक कंज्यूमर से आगे बढ़कर एक कंट्रीब्यूटर बनने की याद दिलाती है। इस डीप डाइव का सार यही है कि टाइम चाहे 1937 का हो या आज का डिजिटल युग, सफलता के बेसिक रूल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी कभी नहीं बदलती। बाहरी हालात तो हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो लोग अपने इंटरनल माइंडसेट पर कंट्रोल रखते हैं वो हर दौर में रास्ता निकाल ही लेते हैं। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। और इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक विचार है जो इस सोर्स से ही मेरे दिमाग में आया था और जिसने मुझे आगे के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, 1937 के उस टाइम ने हमारी आज की सफलता और अमीर होने की डेफिनेशन को तय किया था, जिसमें हम मेन फोकस पैसे, बैंक बैलेंस और फिजिकल ग्रोथ पर करते हैं। हाँ, आज तक हम उसी स्केल पर सक्सेस मेजर करते हैं। पर आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति आ चुकी है। काम करने के तरीके बदल रहे हैं, रिमोट वर्क और ऑटोमेशन का टाइम आ गया है। तो इसका इम्पैक्ट उस डेफिनेशन पर क्या पड़ेगा? वही सवाल है, क्या आने वाले 100 सालों में सफलता और अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही रह जाएगा या ये पूरी तरह से बदल जाएगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या फ्यूचर में थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब बैंक अकाउंट के नंबर्स नहीं, बल्कि मेंटल पीस, अच्छी हेल्थ और अपने समय पर अपनी मर्जी की आज़ादी होना होगा?
ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हर किसी को अकेले में बैठकर गहराई से सोचना चाहिए। और सोचने समझने का ये सिलसिला, उम्मीद है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।